हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है। वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम आईसीएससी क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशंस 2025 बोर्ड्स पेपर जो लास्ट ईयर का पेपर था उसके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो ये आंसर की बेसिकली मैंने अपने वेबसाइट पर होस्ट करके रखी है। आपको जाना है कोड विथ बीके पर, आप गूगल कर सकते हो कोड विथ बीके, राइट। और इसमें आप आईसीएससी क्लास 10 पर जाओ। बहुत सारा कुछ रिसोर्सेज मैंने क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए डाल के रखा हुआ है। कॉन्सेप्ट्स हैं जो अगर आपको समझ में नहीं आते आप पढ़ सकते हो और ये अपलोड होता रहेगा, ओके। और मैं कंटेंट डालता रहूँगा, ये सब फ्री है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओके, जो यूजुअली आ सकते हैं ये सब भी मैं डालता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा। और लास्ट 10 ईयर्स बोर्ड्स के हर क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन एक साथ मैंने रखा हुआ है। 2025, 24, 23, 20, 19, 18, 17, 16 ये अवेलेबल है विद अ प्रीमियम एक्सेस फॉर 899, ओके, जिसको आप परचेज कर सकते हो, ओके। सोल्यूशन अगर देखना है ये कैसे मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाया मैंने, तो आप 2025 बोर्ड के क्वेश्चन 1 पर जाओ। क्वेश्चन लोड हुआ, ओके, और हर एक पार्ट को मैंने समझाया है कि इसका आंसर ऐसा क्यों आएगा, ओके, राइट। ये एमसीक्यू वाला पार्ट है। अगर आपको एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन 6 पे जाओ, ओके। ये दोनों मैंने प्रीव्यू ऐड करके रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन से, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में क्वेश्चन से आप कोड पर कैसे जाते हो वो मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। प्रोग्राम को करना क्या चाहिए, डेफिनेशंस क्या है, हमको करना क्या है, क्लास का स्ट्रक्चर कैसे बन के आएगा, हम स्टार्ट कैसे करेंगे कोड करना, इनपुट एक्सेप्ट करना, बाइनरी सर्च का लॉजिक क्या होगा, उसको कोड में कैसे लिखेंगे, डिस्प्ले करना, इनपुट आउटपुट अगर ये कोड चलाते हो तो कैसा बन के आएगा, ओके। वर्क एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट कि ड्राई रन करोगे आप सर्टेन वैल्यू से तो क्या आउटपुट आएगा, ओके, राइट। और फाइनल कोड, हर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन का एक फाइनल कोड मैंने बॉटम में दिया हुआ है कि अगर आपको सिर्फ कोड रेफरेंस करना है तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप बॉटम में कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने के लिए आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, आपको कोई परचेजिंग नहीं करनी है, बस आपको लॉग इन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कमेंट्स ट्रैक करने के लिए एक यूज़र तो चाहिए, ओके, राइट। ये वेबसाइट मैंने खुद जीरो से कोड की है सब कुछ, कुछ भी दिक्कत हो बताना, और राइट, ओके। तो अब हम चलते हैं अपने आंसर की पर जो आईसीएससी क्लास 10 के बोर्ड्स एग्जाम पेपर्स की आंसर की है, ओके। बोर्ड्स 2025 की आंसर की फ्री है, आपको बस लॉगिन करना होगा, पूरी आंसर की एसेस हो जाएगी। और 2025 स्पेसिमेन की आंसर की फ्री है, अगेन आपको बस लॉगिन करना होगा, ओके। बाकी आंसर कीज अवेलेबल है विद प्रीमियम एक्सेस जस्ट फॉर 499, ओके, ऑलराइट, ओके। और मैंने सारी आंसर कीज इसी फॉर्मेट में की हुई हैं, जैसे आपको दिख रहा है कि आंसर की ऑन द लेफ्ट एंड क्वेश्चन पेपर ऑन द राइट, सारे ईयर्स के लिए, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ओके। क्वेश्चन 1 हो गया हमारा, ओके, इसको थोड़ा जूम इन किया जाए, ओके, राइट। क्वेश्चन 1 पार्ट 1, कैरेक्टर क्लास मेथड्स आर फाउंड इन द पैकेज कॉल्ड java.lang, सो पार्ट बी java.lang, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। फिर z+32, अपर केस z का आस्काई वैल्यू होता है 90 प्लस 32 आपको 122 देगा, तो पार्ट सी 122, ओके। और अपर केस z की आस्काई वैल्यू निकालनी है तो अपर केस a उससे z पर जाओ जो कि 65 प्लस 25 होगा जो कि 90 बना, ओके। तो 90 प्लस 32 122, ओके। पार्ट 3 डबल ऑक्यूपाइज, इसमें 1 2 3 4 वैल्यूज है, एक डबल वैल्यू का 8 बाइट होता है, 8 फॉर द 32 बाइट, सो पार्ट डी 32, ओके। फिर आउटपुट ऑफ 42/6%, राइट। तो इसमें होता क्या है, जब आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स है एक एक्सप्रेशन में तो आपको ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पता होना चाहिए, एटलीस्ट स्लैश स्टार प्लस माइनस परसेंट जो कॉमन ऑपरेटर्स है उनका पता होना चाहिए। तो इसमें स्लैश और परसेंट का प्रेसिडेंस सेम है, मतलब उनका वेटेज सेम है। ये कैलकुलेट होते हैं लेफ्ट टू राइट अगर एक एक्सप्रेशन में दिए गए हैं। तो पहले 42/6 होगा इंटीजर डिवीजन जो कि आपको 7 देगा, 7%2 फिर होगा जो कि आपको देगा 1, तो पार्ट ए 1, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, कंसिडर जो 2 डायमेंशनल एरे P23, ओके। बारकोड स्कैनर किधर है, बारकोड स्कैनर है सेकंड रो सेकंड कॉलम में, तो 1 1, सो पार्ट ए 1, ओके, विच इज़ अ यूजर डिफाइंड टाइप, ओके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आईसीएससी के एटलीस्ट एक क्वेश्चन में तो हर बोर्ड ईयर में ऐसा होता है कि थोड़ा सा ग्रे एरिया में होता है। अब इसमें हो क्या रहा है कि डबल और बुलियन तो प्रिमिटिव वैल्यूज हैं, ओके, और ना ही यूजर डिफाइंड टाइप है, ओके। क्लास नॉन प्रिमिटिव है और यूजर डिफाइंड टाइप है क्योंकि आप क्लास डिफाइन करते हो, तो क्लास तो यूजर डिफाइंड टाइप है। एरे नॉन प्रिमिटिव टाइप है, प्रिमिटिव नहीं है, लेकिन यूजर डिफाइंड टाइप भी नहीं बोलेंगे उसे, तो आंसर सिर्फ 3 होना चाहिए। लेकिन इन चारों ऑप्शंस में जो पार्ट 3 कंटेन करता है वो है ओनली पार्ट बी, ओके। तो एरे यूजर डिफाइंड टाइप नहीं है, क्लास है,
क्लोजेस्ट ऑप्शन है 1 एंड 3। तो आपको क्लोजेस्ट ऑप्शन पिकअप करना है जो आपको समझ में आ रहा है एमसीक्यू में। ओके, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में थोड़ा ग्रे एरिया है। ओके, सेलेक्ट इनफाइनाइट लूप। ओके, तो इसका पार्ट होगा बी, क्योंकि आई 2 से स्टार्ट हो रहा है और माइनस इक्वल टू 3 हो रहा है, तो 2 होगा, फिर -1 होगा, फिर -4 होगा, फिर -7 होगा। तो ये कंडीशन जो है ना, आई नॉट इक्वल टू 0, ये कभी ट्रू नहीं होगी, क्योंकि आप एक बार 0 के उस साइड -1 पे चले गए, फिर माइनस माइनस ही हो रहा है, -1 -4 -7, तो ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगी, तो ये लूप चलता ही जाएगा, तो पार्ट बी आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैथ डॉट मैक्स मैथ डॉट मिन। तो मैथ डॉट मिन -5 -4 में आपको स्मॉलर वैल्यू मिलेगी जो कि है -5 सॉरी, और मैथ डॉट मैक्स -7 -5 में आपको लार्जर वैल्यू मिलेगी जो कि है -5, तो आंसर होगा -5। ओके, फिर अगले पार्ट में चलते हैं। विच द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, तो गेम क्लास है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो गेम क्लास है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, पार्ट सी। ओके, अगले पार्ट में चलते हैं। अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लगा, तो पहले थॉट में मेरे को आंसर पब्लिक लगता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस पब्लिकली एक्सेसिबल है, मतलब हमें से कोई भी जाके वहाँ पे लेटर डाल सकता है। ओके, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये पब्लिक होना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा सोचोगे ना, तो ऐसा सोचो कि पोस्ट ऑफिस में जो लेटर्स हैं वो प्राइवेट है, मतलब वो सिर्फ सेंडर और रिसीवर को पता है। ओके, हम सारे लेटर्स को एसेस नहीं कर सकते, तो आप प्राइवेट भी सोच सकते हो, तो मुझे तो पब्लिक ही लगा, तो मेरे लिए आंसर इसका पब्लिक होगा, फर्स्ट थॉट। ओके, अगले पे चलते हैं। Switch case break statements avoids fall through true. Break statement helps to execute only one case at a time. True. Assertion true है, reason true है, explanation correct है। देखिए पार्ट ए। अगले पे चलते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर आज द स्टूडेंट्स टू डू साइड सच एज शोन 10 टाइम्स। तो कोई प्रोसेस 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सेम प्रोसेस, उसको फॉर लूप बोलेंगे, तो पार्ट सी फॉर लूप। फिर इंडेक्स सबसेट ऑफ द लास्ट एलिमेंट एरे ए आर, एरे का नाम ए आर है, डॉट लेंथ से हमको लेंथ मिलेगा, लास्ट इंडेक्स होगा डॉट लेंथ -1, तो पार्ट डी डॉट लेंथ -1। ओके, अगले पे चलते हैं। क्लॉक इज अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ नेस्टेड लूप्स। ट्रू, मतलब 1 मिनट की जो सुई है वो पूरा 60 मिनट घूमती है, तो 1 घंटा होता है। तो मिनट की सुई 60 बार घूमती है, तो आर की सुई 5 बार घूमती है, 1 से 2 चली गई, 2 से 3 चली गई। ओके, किसी भी दो नंबर्स का, तो आपको क्लॉक पे नंबर्स दिखते हैं 1 से 12 तक, हाँ 1 से 12 तक ही दिखते हैं ना, हाँ 1 से 12 तक, उनके बीच का जो गैप है वो 5 यूनिट होता है। तो जब मिनट हैंड ने पूरा घंटा कवर किया 60 यूनिट्स, तो आर हैंड 5 यूनिट कवर करती है। तो नेस्टेड लूप का एग्जाम्पल सही है, रीजनिंग गलत है, कि आर हैंड मूव्स थ्रू 5 पोजीशंस नॉट 12। ओके, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ओके, अगले पे चलते हैं। विल कॉज अ कंपाइल टाइम एरर ड्यू टू इनकरेक्ट मेथड ओवरलोडिंग, इसका है पार्ट डी, क्योंकि दोनों मेथड एक ही इंटीजर ले रहे हैं। ऑलराइट, तो मेथड ओवरलोडिंग पॉसिबल तब होती है व्हेन यू पास डिफरेंट नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो कंपाइलर के पास कोई डिटर्मिनिस्टिक तरीका नहीं है जिससे वो पता लगाए कि इसको ये वाला मेथड यूज़ करना है या ये वाला, मतलब इंट वाला या वॉइड वाला। ओके, तो ये पार्ट डी आंसर होगा। ओके, अगले पे चलते हैं। विच द फॉलोइंग कन्वर्ट्स 25 टू 25 डबल डॉट पार्स डबल, पार्ट सी। ओके, सीधा सीधा है ये। फिर आता है कंसिडर प्रोग्राम सेगमेंट। ओके, सो P0 है, फिर फॉर लूप, और फॉर लूप के बाद सेमी कोलन है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको कई बार ये सेमी कोलन फॉर लूप के बाद डाल के कन्फ्यूज करते हैं। तो ये लाइन इंडिपेंडेंट है जिसमें P0 सेट हो रहा है, ये फॉर लूप इंडिपेंडेंट है, बस ये चल रहा है, इसमें कुछ हो नहीं रहा है, मतलब सिर्फ पी की वैल्यू घटेगी, लूप बंद हो जाएगा, दैट्स इट। फिर प्रिंट होगा P विदाउट लाइन बीइंग चेंज्ड, फिर प्रिंट होगा P लाइन बीइंग चेंज्ड। ओके, तो P4 था, P ग्रेटर देन 0 ट्रू, P माइनस इक्वल टू 2, P4 से 2 हो गया, P2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू अभी भी है, P2 से 0 हो गया। तो P4 था, P2 था, P0 हुआ, P0 पे ये लूप बंद हो जाएगा, बस। तो P4 टू 0 पे बंद हो जाएगा। आपने किया प्रिंट P, 0 प्रिंट हुआ, लाइन चेंज नहीं हुई। फिर आपने किया सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट एल P, फिर से 0 प्रिंट हुआ, लाइन चेंज हो गई, तो आउटपुट होगा 0 0, फिर लाइन चेंज, क्योंकि पार्ट डी है। ओके, फिर आता है आई सेड इट्स वाइज टू ओबे एल्डर्स। तो इसमें लर्निंग ये है कि बैकस्लैश आपका एस्केप कैरेक्टर है, बैकस्लैश डबल इन्वर्टेड कोड लगाओगे तो डबल इन्वर्टेड कोड एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो इट के पहले प्रिंट हो रहा है और एल्डर्स के बाद प्रिंट हो रहा है। ओके, ऑल्सो आप बैकस्लैश सिंगल इन्वर्टेड कोड लगाओगे तो सिंगल इन्वर्टेड कोड ही प्रिंट होगा। ये थोड़ा की है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसलिए पार्ट बी। ओके, अगले पे चलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिलो। तो कंपेयर टू मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको कैरेक्टर्स कंपेयर करने हैं लेफ्ट टू राइट हर एक इंडेक्स पर। तो पहले इंडेक्स पर ए और ए बराबर है, अगले पे चले गए, एन और एन बराबर है, अगले पे चले गए, जी और जी बराबर है, ई और ई बराबर है, आर और एल में डिफरेंस आया, तो आस्का वैल्यू ऑफ आर माइनस आस्का वैल्यू ऑफ एल, क्योंकि एंगल डॉट कंपेयर टू एंजल हो रहा है, उल्टा होता तो एल माइनस आर होता। तो आर माइनस एल में, तो आर एल के कितना आगे है, एल एम एन ओ पी क्यू आर 6 आगे है, तो 6 आगे है, तो लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू
विथ अ डिफरेंस ऑफ 6 तो होगा -6, तो पार्ट बी। ओके, या फिर अगर आपको बिल्कुल आज का वैल्यू से कैलकुलेट करना है तो आप कैपिटल आर की आज का वैल्यू कैलकुलेट करो कैपिटल ए यूज़ करके, जो कि 65 है। फिर कैपिटल एल की कैलकुलेट करो कैपिटल ए यूज़ करके, जो कि 65 है। मतलब ए से एल पे जाओ, फिर ए से आर पे जाओ। ओके, अगले पे चलते हैं। ओके, पार्ट 20, कंसिडर फॉलोइंग प्रोग्राम्स विद स्टेट जंबर। ओके ओके, तो सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन होगा, तो पार्ट पॉइंट 3, तो बी और सी में से एक बचा। फिर फॉर लूप चलेगा तो 3 1, फिर ये फैक्टोरियल निकालना है ना, हाँ, तो ये होगा तो 3 1 4 2, आंसर इज 3 1 4 2, बी पार्ट। ओके, अगले पे चलते हैं। राइट जावा एक्सप्रेशन। ओके, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट पी एंड स्क्वायर रूट क्यू यूजिंग मेथड्स ऑफ मैथ क्लास। ओके, सो math.sqrtp एंड टू math.sqrtq। जब आपको एक्सप्रेशन लिखने को बोला जाए तो सेमीकोलन मत लगाइएगा, जितना बोला गया उतना करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि डबल डी इज इक्वल्स टू दिस थिंग एंड देन सेमीकोलन, वो मत करिएगा, पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा। सिर्फ एक्सप्रेशन पूछा जाए जिसके लिए इतना ये सही है। ओके, फिर अगले पे राइट द आउट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड। एक्सटेलेंट वाई मैट्रिक्स है, सच नॉट डॉट प्रिंट सेम लाइन पर सबस्ट्रिंग 3x का। सो 0 1 2 3 ई से स्टार्ट होगा एन तक जाएगा, एक्स का सबस्ट्रिंग 3 ई से स्टार्ट होगा एन तक जाएगा, ई एन टी डॉट कॉन्कैट मतलब सिंपल प्लस ऑपरेशन। वाई डॉट सबस्ट्रिंग 3, सो 0 1 2 3 आर से एन तक, सो ई एन टी आर आई एक्स विदाउट एनी स्पेस, कॉन्कैट हो रहा है ई एन टी आर आई एक्स। ओके, अगले पार्ट में चलते हैं। राइट जावा स्टेटमेंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट सिफ्रा ऑफ द क्लास रोबोट विच टेक्स 3 डबल पैरामीटर्स। ओके, तो आपको लिखना है रोबोट सिफ्रा इक्वल टू न्यू रोबोट, कंस्ट्रक्टर कॉल करना है और उसमें 3 कोई भी डबल वैल्यू दे देनी है। ओके, इसमें बस ये चेक कर रहे हैं कि आप 3 डबल वैल्यू इसमें पास कर रहे हो, और सेमीकोलन जरूर लगाना क्योंकि ये बोल रहा है जावा स्टेटमेंट। ओके, सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि को आधा पौना मार्क्स काट ले, वो आप नहीं चाहते। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनटू एग्जिट कंट्रोल लूप, तो आप उसको डू वाइल में कन्वर्ट करना है। तो डू वाइल में क्योंकि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन हो जाता है तो आप इसको डू वाइल के बाहर लेना पड़ेगा। तो ऐसे कहना है ए बी लेना है, फिर ए 10 बी 1। ओके, फिर बी प्लस इक्वल टू ए, बी प्लस प्लस और फाइनली डिक्रीमेंट। ओके, और ये प्रिंट स्टेटमेंट मत भूलिएगा क्योंकि ये भी इस कोड का पार्ट है जो कि आपको डू वाइल के बाद लगा देना है। ओके, ये प्रिंट स्टेटमेंट इस फॉर लूप का पार्ट नहीं है। ओके, अगले पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो मेन मेथड में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, फिर प्रिंट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आपका ए 10 है, बी 15 है। प्रिंट में ए इंटू बी तो 150 होगा आउटपुट, और प्रिंट में लाइन चेंज हो रही है, हाँ लाइन चेंज हो रही है। फिर 4 5 हो जाएगा तो 20 होगा आउटपुट, तो 150 और 20। ओके, अगले पे चलते हैं। 6 का पार्ट है मेथड विद रिजल्ट्स इन पॉजिटिव इंटीजर ओनली। तो लेंथ इज द क्लोजेस्ट आंसर, लेकिन लेंथ जीरो भी रिटर्न करता है, जीरो पॉजिटिव नहीं होता है, तो अगेन थोड़ा सा ग्रे एरिया हो गया। ये क्लोजेस्ट आंसर लेंथ है बिकॉज लेंथ रिटर्न्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो जीरो भी हो सकती है। राइट, तो ये क्वेश्चन बेटर फ्रेम होता है विच रिजल्ट्स इन अ नॉन नेगेटिव वैल्यू, बिकॉज जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। ओके, बी पार्ट का होगा रिजल्ट से कैरेक्टर इज कैरेट। ओके, पार्ट 7 पे चलते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इन्होंने थोड़ा बॉर्डर केस टच किया जो कभी पहले किया नहीं। ओके, तो ये पूछ रहे एरर बताओ और एरर बताने के बाद एरर फिक्स करो। तो इसमें ना मेथड का नाम सेम है क्लास के नाम पर, जो कि कंस्ट्रक्टर के केस में होता है, और हमने मेंटेन किया है ICSE में कि अगर क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम है तो कंस्ट्रक्टर उसका रिटर्न टाइप नहीं हो सकता, तो उसके हिसाब से ये गलत है। अगर आप ये भी लिखते हो तो आपको आंसर्स मिल जाने चाहिए क्योंकि ये कभी पहले हुआ नहीं। ओके, हमको पता है कि कंस्ट्रक्टर जो मेथड होता है उसका नाम क्लास के नाम से सेम होता है, रिटर्न टाइप नहीं होता। ओके, बट ये जो एग्जैक्टली कोड है ना कि आपको एक फंक्शन का नाम है जो क्लास के नाम के एग्जैक्टली सेम है और उसका एक रिटर्न टाइप है, ये टेक्निकली पॉसिबल है, रिकमेंडेड नहीं होता। तो ये बहुत ही बॉर्डर केस है जो कभी पहले टच नहीं हुआ। पहला कॉर्नर केस जो इस कोड में है। दूसरा एरर, इसमें आप दो तरीके से सोच सकते हो। इसमें ए कैलकुलेट हो रहा है जिसमें एल की वैल्यू यूज़ हो रही है। ओके, आर की वैल्यू तो हमको मिल रही है, एल की वैल्यू जो यूज़ हो रही है वो कैलकुलेट ही नहीं हुई है, सिर्फ डिक्लेयर्ड है, एल इनिशियलाइज नहीं है। तो अगर आप ये कोड को एज इट इज़ कॉपी करोगे ना तो आपको यहाँ पर एक सिंटैक्स एरर आएगा कि वैल्यू ऑफ एल मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ये सिंटैक्स एरर है, कोड कंपाइल ही नहीं होगा। तो आप सिंटैक्स एरर लिख सकते हो, फिर कह सकते हो एल हैज़ नॉट बीन इनिशियलाइज्ड, फिर एल को आप पहले इनिशियलाइज करो फिर ए को करो। तो इसमें बस ए और एल का ऑर्डर चेंज कर दो और सिंटैक्स एरर लिख दो पहला। आप लॉजिकल एरर भी लिख सकते हो क्योंकि लॉजिकली आपको पहले एल कैलकुलेट करना है फिर ए कैलकुलेट करना है, और वो भी सही है। ओके, तो आप एल को ऊपर कर दो, ए को नीचे कर दो इस ऑर्डर में, और बोल दो लॉजिकल एरर, जो कि मैंने यहाँ किया है। ओके, सिंटैक्स एरर बोल के भी कर सकते हो, तब भी सही है क्योंकि आप इसको जब कोड को कॉपी करोगे ना तो यहाँ पे आएगा एल मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ओके, और अगर आपको लगता है कि फंक्शन का नाम क्लास का नाम सेम नहीं होना चाहिए तो आप इसको एरिया 1 कर दो, शुड बी ओके। ओके, मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि बहुत ही बॉर्डर केस है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
विच आर द फॉलोइंग array and answer the questions below. A0, A5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 12 plus 2, 14. Okay, index of the largest element is 12 at index 0. Okay, 14 और 0. Alright, जितना पूछा गया है उतना ही बताओ, कैलकुलेशन नहीं बतानी है. व्हाट इज द आउटपुट, आपने लिख दिया 14. व्हाट इज द इंडेक्स, आपने लिख दिया 0. बस. ओके ओके, राइट अ जावा स्टेटमेंट. स्टेटमेंट पूछ रहा है तो पूरा लिखना है वॉट एवर समथिंग इक्वल टू विथ सेमीकोलन. फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स हो गए 1, 3, 5, 7, 9, 11. ओके, उनको लिखना है इन द 3/2 एरे, जो कि ऐसा बन के आया रो मेजर वाइज. तो पहले हमने रो भरी, फिर कॉलम भरी, जो ट्रेडिशनली करते हैं. ज़्यादा दिमाग लगा के कॉलम मत भरने लगना. ओके, रिजल्ट ऑफ x01 प्लस x21, 01 प्लस 21 होगा, तो 01 हो गया 3, 21 हो गया 11, तो ये हो गया 14. ओके, अगले पार्ट पे चलते हैं. गिव द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, हाउ मेनी टाइम्स द लूप रन्स एज जावा आई इक्वल टू दिस. ओके, सो इसमें ये वाला जो लाइन है वो फॉर लूप का पार्ट है, क्योंकि फॉर लूप के बाद अगर सिर्फ एक लाइन एक स्टेटमेंट होती है तो वो फॉर लूप का बॉडी बन जाता है. ओके, तो एस जावा है, एस डॉट लेंथ 4 है, आई लेस देन 4, आई प्लस इक्वल टू 2, आई 0 होगा, 2 होगा, 4 पे बंद हो जाएगा. तो लूप 2 बार चलेगा 0 और 2 के लिए. तो जब आई 0 है तो एस डॉट सबस्ट्रिंग 0 आपको पूरा जावा देगा. जब आई 2 है तो एस डॉट सबस्ट्रिंग आई आपको वी ए देगा, जो कि आउटपुट है लूप एग्जीक्यूट 2 टाइम्स. ओके, ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट. चलते हैं सेक्शन बी पर. ओके, क्वेश्चन 3 ऑनवर्ड्स. ओके, आपको प्रोग्राम लिखने हैं. तो प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कोड आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है. ऑलराइट, जहाँ जहाँ मेन मेथड रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ मैंने लिखा है. जहाँ जहाँ लिखा है डिफाइन अ क्लास टू डू समथिंग समथिंग, वहाँ पे भी मैंने मेन मेथड लिखा है. क्वेश्चंस जहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया है, मेन मेथड नहीं लिखा है, वहाँ मैंने मेन मेथड नहीं लिखा है. फॉर एग्जाम्पल, आप इस क्वेश्चन पे जाओ, मेथड ओवरलोड. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर. ओके, इसमें बस बोल रहा है एक क्लास लिखो जिसमें 3 मेथड प्रिंट होने चाहिए ऐसे, जिसको मैंने एज इट इज़ कर दिया. ओके, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है. ओके, आप इतना ही लिखो, इतना ही आंसर है. ओके, चलते हैं क्वेश्चन 3 पर. फिर से क्वेश्चन 3 का कोड ये रहा. ओके, तो ये टिपिकल प्रोग्राम है स्लैब बेस्ड कैलकुलेशन का, कि पहले स्लैब में इतना रेट होगा, फिर अगले स्लैब में इतना रेट होगा, फिर फाइनल स्लैब में इतना रेट होगा. तो ये ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो आई रिकमेंड आप प्रैक्टिस करो. जो जो डेटा मेंबर्स के नाम दिए गए हैं उनको एग्जैक्टली वैसे ही यूज़ करना, चेंज मत करना. ओके, जितना मेथड बताया गया है उतना ही लिखना. वाइड एसएफ, वाइड कैलकुलेट, वाइड डिस्प्ले, 3 मेथड. ओके, कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है, मत लिखिएगा. अगर इसमें 2D एरे का इनिशियलाइजेशन होता तो हमको कंस्ट्रक्टर की लिखने की ज़रूरत होती, जो कि हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में. क्वेश्चन 4 पे आते हैं. ओके, अगेन इसमें लिखा है डिफाइन अ क्लास. तो जब भी आपको डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यूज एंड डू समथिंग समथिंग आता है, तो आपको 3 मेथड लिखने हैं. एक एक्सेप्ट, एक टू डू सम प्रोसेसिंग, एक टू डिस्प्ले. क्योंकि आप पिछला क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें भी 3 मेथड है, एक्सेप्ट, डू समथिंग समथिंग, डिस्प्ले. तो इसलिए मैंने क्वेश्चन 4 को भी 3 पार्ट में, 3 फंक्शन में लिखा है, एक्सेप्ट, डू समथिंग समथिंग और डिस्प्ले. ये वाला फॉर्मेट फॉलो करोगे ना, तो आपको हाई चांसेस हैं आपको नंबर मिलेंगे पूरे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सवाल इसी पैटर्न पे आते हैं. हो सकता है कि किसी और सवाल में आपको एक प्राइवेट हेल्पर लिखना पड़े, कि कोई सब टास्क करने के लिए एक थर्ड मेथड लिखना पड़े. आप उसको प्राइवेट ले सकते हो, वो आपके पब्लिक क्लास का पार्ट नहीं है, तो आपको बस हेल्पर मेथड. ओके, ऑलराइट. तो इस केस में देखिए, हमको एक कंस्ट्रक्टर लेना पड़ा. ये बता नहीं रहा है कंस्ट्रक्टर लेना है, लेकिन अगर आप एक 2D एरे यूज़ कर रहे हो अपने पूरे क्लास में, तो उसको इनिशियलाइज करना होगा कंस्ट्रक्टर में. ओके, आप उसको एसएफ में भी इनिशियलाइज कर सकते हो, लेकिन सही तरीका कंस्ट्रक्टर में होगा. ओके, कहीं ना कहीं एटलीस्ट इनिशियलाइज कर देना, या एसएफ में या कंस्ट्रक्टर में. ओके, अनइनिशियलाइज मत छोड़ना. अगर एग्जामिनर को ये लाइन नहीं दी कि एरे को मेमोरी नहीं मिल रही है, नल पॉइंट एक्सेप्शन, नंबर गए. ओके, मत करना. ओके, ऑलराइट. तो अगेन एक्सेप्ट नेस्टेड फॉर लूप टू एक्सेप्ट वैल्यूज इनटू एरे. फिर कैलकुलेट, सिंपल कैलकुलेट मेथड, सम ऑफ स्क्वायर्स और नॉर्म निकाला. ओके, एंड फाइनली डिस्प्ले. ओके, इसमें नहीं दिया है कि मेन मेथड लिखो, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि डू समथिंग समथिंग टू डू दिस, और इसमें एक आउटपुट दिया हुआ है. इस केस में मैं हमेशा मेन मेथड लिखूंगा, क्योंकि कुछ नहीं करना है, 4 और लाइन लिखनी है, ऑब्जेक्ट बनाना है, मेथड्स को कॉल करना है सही ऑर्डर में, बस. ओके, क्योंकि आप एग्जामिनर को कोई डाउट नहीं देना चाहते कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया. इसमें दे रहा है कि नॉर्म बराबर समथिंग समथिंग लाइक दिस, जिसको आप प्रिंट करो, तो आप एक ऑब्जेक्ट बना के मेथड्स को कॉल कर दो. ओके, अगले में चलते क्वेश्चन 5 पर. ओके, राइट, अगेन डिफाइन अ क्लास. तो एक्सेप्ट, डू समथिंग समथिंग, प्रिंट. ओके, एक्सेप्ट, चेक सुपर स्ट्रिंग, और मैंने डिस्प्ले इसी चेक सुपर स्ट्रिंग में कर दिया. ओके, आप इसको डिस्प्ले मेथड में लगते ज़्यादा बेटर होता, कोई बात नहीं, आपका कोड करेक्ट, आपको नंबर मिलेंगे. ओके, क्योंकि ये कह रहा है डिफाइन अ क्लास, मेथड्स नहीं बताएं इस क्लास में. ओके, इसके लिए मैंने एक मेन लिखा है, एक्सेप्ट एंड सुपर चेक सुपर स्ट्रिंग. ऑलराइट. ओके,
कैरेक्टर क्लास मेथड्स को यूज़ किया है इस अपर केस इस लोअर केस को चेक करने के लिए। आप आस्क वैल्यूज भी यूज़ कर सकते हो और इम्पोर्ट जावा डॉट्स यूटिल लॉस कहना मत भूलना। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन 6 पे, बाइनरी सर्च। ओके, तो इसमें देखिए हमको एक कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है, पिछले वाले में ज़रूरत नहीं थी। ओके, इस वाले में इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमको एक एरे को इनिशियलाइज करना है। तो मोस्टली क्वेश्चन जहाँ पे आपको डिफाइन है क्लास जिसमें आपको एरे इनिशियलाइज करना होगा उसमें आपको कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, राइट, और एग्जैक्टली सेम लिस्ट ऑफ वैल्यूज कॉपी करिएगा। ओके, दो तरीके हैं, आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप 11 का एरे साइज बनाकर 0 1 2 3 टिल इंडेक्स 10 कॉपी कर सकते हो। आइदर वेज इट वर्क्स। ओके, तो आपको एरे का इनिशियलाइजेशन मिस नहीं करना है। ओके, फिर आपको आता है एक्सेप्ट टू सर्च फॉर अ गिवन कैरेक्टर इनपुट बाय द यूजर। तो आपका एक्सेप्ट मेथड हो गया कि आपको कुछ प्रोग्राम में एक्सेप्ट करना है जो कि कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर रीड करने के लिए कोई अलग से मेथड नहीं आता स्कैनर क्लास का। ओके, तो आपको नेक्स्ट करके कैरेट जीरो करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक वर्ड रीड करेगा, कैरेट जीरो उसका पहला कैरेक्टर रीड करेगा। तो बेसिकली अगर इनपुट सिंगल कैरेक्टर है तो उस सिंगल कैरेक्टर को एज अ स्ट्रिंग विद अ सिंगल कैरेक्टर यूज रीड करो यूजिंग नेक्स्ट, फिर उसका पहला कैरेक्टर निकाल के सी एच में सेव कर दो। ओके, फिर हमारा स्टैंडर्ड बाइनरी सर्च। ओके, वैलिड इंडेक्स अगर सी एच मिल गया, नहीं तो -1। ओके, एंड फाइनली डिस्प्ले। तो इसको भी मैंने एक्सेप्ट डू समथिंग समथिंग और डिस्प्ले में किया है। ओके, जैसे मैंने बता रखा है। और इसका एक मेन मेथड टू कॉल फंक्शंस, क्योंकि इसमें दिखा रहा है प्रिंट सर्च सक्सेसफुल या सर्च इज नॉट सक्सेसफुल। ओके, अगले चलते क्वेश्चन 7। तो एक सवाल आपको मेनू ड्रिवन या मेथड ओवरलोडिंग पे आएगा। इस केस को कह रहे हैं मेथड ओवरलोड करो, जितना बताया है उतना ही करना। इसमें बोल रहा है यूज नेस्टेड लूप्स, तो दिमाग लगा के 5 प्रिंट स्टेटमेंट मत लिखना। नेस्टेड लूप बोला है तो नेस्टेड लूप यूज करना। ओके, ऑलराइट, ये आपका नेस्टेड लूप का कोड। फिर सेकेंड पार्ट और फिर थर्ड। और आप इसमें देख रहे हैं ना, सेकेंड पार्ट में रिटर्न टाइप डबल है लेकिन कोई रिटर्न वैल्यू बता नहीं रहा है। टू डिस्प्ले द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन ए एंड बी विद डिफरेंस ऑफ 0.5, वो तो हमने कर लिया, राइट। लेकिन क्योंकि इसका रिटर्न वैल्यू टाइप डबल है तो आपको एक डबल वैल्यू रिटर्न करनी ही करनी, वरना फंक्शन गड़बड़ा जाएगा। अगर आप ये लाइन हटा दोगे ना रिटर्न सम, तो आपका कोड कंपाइल ही नहीं होगा, एरर आ जाएगा। तो आपको जो क्लोजेस्ट वैल्यू आप रिटर्न कर सकते हो वो सम है, तो आप रिटर्न कर दो सम। ओके, तो क्योंकि इसका रिटर्न टाइप डबल है तो हमने सम कैलकुलेट करके रिटर्न कर दिया। ओके, और फाइनल प्रिंट है ये वाला। ओके, राइट। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 8, लास्ट क्वेश्चन। एक्सेप्ट नंबर, चेक इफ लार्जेस्ट डिजिट। ओके, तो एक्सेप्ट डू समथिंग समथिंग और डिस्प्ले। ओके, तो जब भी नंबर से डिजिट निकालना होता है आप स्ट्रिंग मेथड यूज़ कर सकते हो या वाइल लूप। स्ट्रिंग सीधा सीधा है, सिंपल है, करेक्ट है, करेक्ट होना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन के नंबर नहीं है, करेक्ट के नंबर। जितना क्वेश्चन बता रहे हो उतना कोड लिख रहे हो, कोई नंबर नहीं जाएंगे। ओके, राइट, ये हो गया आपका क्वेश्चन 8 का कोड और ये आपका मेन मेथड भी हो गया। ओके, राइट। तो मैंने आउटपुट डिस्प्ले में ऐसे किया है ताकि ये गिवन आउटपुट को मैच कर पाए। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा आंसर की। ओके, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देखने हैं, ओके, तो क्वेश्चन 1 का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मैंने दे रखा है। आप देख सकते हो कि हर एक पार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसका आंसर ऐसा क्यों होगा। समरी ऑफ आंसर्स। ओके, आप इस तरीके से किसी भी पार्ट का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देख सकते हो। ये क्वेश्चन 2 का रहा। ओके, क्वेश्चन 2 का प्रीव्यू अवेलेबल नहीं है तो आपको अनलॉक करना पड़ेगा। ओके, फिर जाते हैं से क्वेश्चन से 6 पर। ओके, 6 का प्रीव्यू चेक करते हैं। हाँ, 6 का प्रीव्यू में आपको दिख जाएगा कि मैंने एक प्रोग्रामिंग सवाल कैसे समझाया हुआ है। ओके, बहुत ही डिटेल में कि आप क्वेश्चन से आंसर पर कैसे जाओगे। ओके, ड्राई रन वगैरह के साथ, फाइनल कोड एट द बॉटम। ओके, ऑलराइट, और सारी आंसर कीज इसी फॉर्मेट में दी हुई हैं। ओके, 2025 स्पेसिमेन फ्री है। बोर्ड्स 2024 के आंसर की भी सेम फॉर्मेट में दी गई है। क्वेश्चन पेपर ऑन द राइट, आंसर की ऑन द लेफ्ट। बोर्ड्स 2023 के लिए भी क्वेश्चन पेपर ऑन द राइट, बोर्ड्स 19 के लिए भी क्वेश्चन पेपर ऑन द राइट। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर की बोर्ड्स 2025 पेपर का। ओके, राइट। डिटेल सोल्यूशंस आपको चाहिए तो आप इस लिंक पे जाओ, ये सारी डिटेल सोल्यूशंस है। अगर किसी क्वेश्चन का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है यूट्यूब पर, तो आप इसका वीडियो एक्सेस कर सकते हो। यूट्यूब पे तो सारे वीडियोस एक्सेसिबल हैं। इट्स जस्ट दैट वीडियोस देखने में टाइम लगता है, रिटन एक्सप्लेनेशन देखने में टाइम नहीं लगता है, फटाफट ब्राउज कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, तो ये था हमारा आंसर की 25 बोर्ड्स पेपर का। आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। कुछ भी डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ।
और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।